नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, बिहार में दिग्गज नेताओं के दौरे वैसे वैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर थे और कल यानी 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और बताया यहां तक जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अगले सप्ताह यानी 18 सितंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे। और कल का जेपी नड्डा का दौरा जो हो गया, कल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो होने वाला है, आने वाले दिनों में जो अमित शाह का दौरा होने वाला है, इन बैठकों में इन दौरों के दौरान एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत भी है वो आगे की दिशा में बढ़ती हुई नजर आएगी। और ज्यादा संभावना इस बात की है कि अगले महीने के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग बिहार की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन एनडीए गठबंधन सत्ता में है, सरकार बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, लेकिन हर कीमत पर एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर भगाने की, एनडीए गठबंधन को चुनाव हराकर सत्ता से बाहर करने के मिशन में अभियान में जुटे हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी क्या अपने गठबंधन की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे हैं? आखिर पेच कहां फंसा हुआ है? क्यों महागठबंधन में विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीटों के तालमेल का ऐलान अभी तक नहीं हो पा रहा? यहां यह जरूर कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन में भी नहीं हुआ, लेकिन एनडीए गठबंधन सत्ता में है और इस देश के राजनीतिक मिजाज को समझने वाले ये अच्छी तरह से समझते हैं कि सत्तारूढ़ दल के लिए चुनावी तैयारी कर पाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है जितना विपक्षी गठबंधन के लिए होता है। तो एक अच्छी ट्यूनिंग बनी राहुल गांधी और अखिलेश यादव में, जिसका नतीजा हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सपने को तोड़ दिया उत्तर प्रदेश की धरती पर। उसी तरह की एक ट्यूनिंग जो है वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच जमी, दोनों नेताओं के बीच बनती हुई नजर आई। लेकिन इसके बावजूद कोऑर्डिनेशन कमेटी की इतनी सारी बैठकें होने के बावजूद दो मुद्दे नहीं सुलझ पा रहे। पहला, सीटों का बंटवारा कैसे होगा? जिस राहुल गांधी ने लगातार बार बार आधा दर्जन से ज्यादा बार बिहार के दौरे पर जाकर कई दिनों तक बिहार की सड़कों पर वोटर अधिकार यात्रा निकालकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम किया, और जब वो कांग्रेस को मजबूत बना रहे थे तो विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूत बना रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन की सरकार को कमजोर करते हुए नजर आ रहे थे, तो उन राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें देने में तेजस्वी यादव को दिक्कत क्या है और कहां दिक्कत आ रही है? अब सवाल यह भी उठ रहा है कि कांग्रेस के नेता जो बार बार सम्मानजनक सीटों की बात करते रहे हैं, अगर वो सम्मानजनक सीटें उनको नहीं मिली तो क्या वो इस मोड़ पर आकर विपक्षी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सीट देने को तैयार नहीं है और कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की सार्वजनिक घोषणा करने को तैयार नहीं है। और एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे जनता दल यूनाइटेड के नेता हो, वो उस पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं विपक्षी इंडिया गठबंधन की एकता पर। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी इस दिलचस्प और इस बड़ी खबर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ आपके सामने इन तमाम बातों को मैं रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म की स्टोरी कैसी लग रही है। अब आते हैं आज के मुद्दे पर, आज के एक बड़े मुद्दे पर। विपक्षी गठबंधन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि तेजस्वी यादव किसी भी हालत में इस बार कांग्रेस पार्टी को 70 विधानसभा सीटें लड़ने के लिए दे नहीं सकते। अब कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि 70 सीटों से कम पर अगर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, मान जाती है, तो इसे कांग्रेस पार्टी की हार के रूप में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रचारित और प्रसारित करेंगे। दिक्कतें यहीं से खड़ी हो जाती है। हालांकि कुल मिलाकर पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है और पर्दे के सामने जो कुछ निकल कर नजर आ रहा है, उससे ये लग रहा है, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि 70 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलने जा रही है। एक अखबार के कनक्लेव में शामिल होते हुए
इंडिया गठबंधन में बिहार में जो तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तो बाकायदा कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था। और उन्होंने 2015 के आंकड़ों को दिखाते हुए 2015 के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में इस बार 70 की बजाय 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि पिछली बार वो 70 सीटों पर चुनाव लड़े तो सिर्फ 19 सीटें जीत पाए थे, जबकि इससे पहले यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो वो 27 सीटें जीत पाई थी। आंकड़े तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तथ्य तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन में जब लालू यादव जेल में थे, कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव से 70 विधानसभा सीटें ले ली, लेकिन उन्हें सिर्फ 9.48% वोट हासिल हो पाए। और इससे पहले के चुनाव में 27 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी को 2020 में सिर्फ 19 सीटें हाथ आ पाई। अगर ये 27 के प्रदर्शन को दोहरा देते तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। कैसे नहीं बन पाते ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में जो 243 सदस्यीय जो विधानसभा है, राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर चुनाव लड़ी, 23.11% मत हासिल हुए और सीट जीते 75। इस राष्ट्रीय जनता दल की भी सीटें घटी, 2015 में 80 सीट पर जीते थे, 2020 में 75 सीट पर आ गए। कांग्रेस पार्टी का बता चुका हूं, 70 लड़े सिर्फ 19 जीत पाए। सीपीआई माले 19 पर लड़े 12 जीत पाए। सीपीआई 6 सीटों पर लड़े 2 जीत पाए। सीपीएम 4 सीटों पर लड़े और 2 जीत पाए। और कुल मिलाकर जो इनका आंकड़ा पहुंच गया 110। अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदर्शन को दोहरा दिया होता यानी 8 सीटें और आ गई होती, और राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने प्रदर्शन को दोहरा दिया होता यानी 5 सीटें और आ गई होती, तो यह आंकड़ा हो जाता 123। और 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए आपको चाहिए 122, तो खेला हो जाता। नीतीश कुमार जो है वो बिहार के फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जो उस समय दल शामिल थे, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी वीआईपी वाले जो अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन चारों दलों को मिलाकर 125 सीटें उनको मिली थी। 110 सीटें विपक्षी इंडिया गठबंधन को मिली थी। और ठीकरा भले ही कांग्रेस पार्टी पर फोड़ा जाता रहा हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की सीटें भी तो कम हुई। ओवैसी साहब की पार्टी ने भी तो खेला कर दिया। इस बार भी ओवैसी साहब की पार्टी बार बार गुहार लगा रही है कि हमें विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो, लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव उन्हें अपने विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल करने को तैयार नहीं। और अब 2025 का चुनाव इतना ज्यादा दिलचस्प हो गया है कि आप समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए बचता क्या है। पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पिछली बार जो विपक्षी गठबंधन में शामिल दल थे वो 5 राजनीतिक दल थे, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीएम। इस बार कौन कौन शामिल हो गए? मुकेश सहनी वीआईपी वाले आ गए हैं, पशुपति पारस साहब की पार्टी आ गई है, हेमंत सोरेन की पार्टी को भी एडजस्ट करना है। तो इस बार जो मोटे तौर पर जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी के सामने रखा गया, दीपांकर भट्टाचार्य ने जो 50 की बात कही, वो अनायास उन्होंने नहीं कह दी, अचानक उनके मुंह से नहीं निकल गई। ये फॉर्मूला इसी के आसपास बनाया जा रहा है। और क्या बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय जनता दल जो पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी, उसके पास सीटों का बंटवारा चाहे जैसे भी हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो है वो 128 सीटों के आसपास अपने पास रखेगी। कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार भी वो 70 सीटों पर लड़ी हुई है, उनको सिर्फ 50 सीटें ही मिलेंगी। और तीसरे सीपीआई माले जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, हालांकि मुकेश सहनी साहब तीसरे नंबर की पार्टी बनना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल हवा हवाई हो गया। सीपीआई माले जिनके महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य साहब के बयान का मैंने जिक्र किया, पिछली बार 19 सीटों पर लड़े थे, इस बार उनको 22 सीटें मिल रही है। हालांकि वो अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए 40 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन उनके लिए 22 सीटें ही नहीं निकल पा रही है। और वीआईपी वाले मुकेश सहनी साहब जो उप मुख्यमंत्री का पद और 60 विधानसभा सीटें मांग रहे हैं, उनके लिए सिर्फ 20 सीटें ही निकल पा रही हैं। और सीपीआई के लिए 6, पिछली बार भी वो 6 पर लड़े थे। सीपीएम के लिए 4, पिछली बार भी वो 4 पर लड़े थे। और जो 13 सीटें बच जाती है, उसमें से पशुपति पारस और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को एडजस्ट किया जाएगा। ये मोटे तौर पर एक फॉर्मूला है जो सामने रख दिया गया है ऑफ द रिकॉर्ड, बंद कमरों की बातचीत में। मैं दोहरा देता हूं, राष्ट्रीय जनता दल 128, कांग्रेस पार्टी 50, सीपीआई माले 22, मुकेश सहनी की वीआईपी 30, सीपीआई 6, सीपीएम 4 और बची हुई 13 सीटों का बंटवारा पशुपति पारस और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में होगा। लेकिन कांग्रेस 50 सीटें स्वीकार करने को तैयार नहीं।
सीपीआई माले भी 22 सीटों पर अभी सहमत होने को तैयार नहीं है, 40 की उनकी डिमांड है। मुकेश सहनी तो मान जाएंगे 20 पर, 60 की डिमांड कर रहे थे, लेकिन 20 सीटों पर मान जाएंगे। लेकिन कांग्रेस और सीपीआई माले को समझा पाना राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और सीधे सीधे आप मानकर चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी दिक्कतें बहुत सारी है कि वो तमाम राजनीतिक दलों के, सहयोगी राजनीतिक दलों की इच्छाओं को अगर पूरा कर देंगे तो खुद उनके पास लड़ने के लिए कितनी सीटें बचेंगी। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जो फॉर्मूला रख दिया गया, कांग्रेस उसको मानने को तैयार नहीं है, सीपीआई माले उसको मानने को तैयार नहीं है। किंतु परंतु तो अभी मुकेश सहनी की तरफ से भी हो रहा है और किंतु परंतु अभी तक बाकी अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से भी होगा, क्योंकि पशुपति पारस क्या 4, 5, 6 सीटों पर मानेंगे? हेमंत सोरेन क्या 6-7 सीटों पर मानेंगे? इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन असली पेच जो फंसा हुआ है, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और उम्मीदवारी को लेकर फंसा हुआ है और कांग्रेस पार्टी की सीटों की मांग को और कांग्रेस को दी जाने वाली सीटों की संख्या को लेकर फंसा हुआ है। और ऐसे में एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि अब पटना के स्तर पर सीटों के बंटवारे का यह मामला सुलझने वाला नहीं है। पटना के स्तर पर सीटों के बंटवारे के इस मामले का कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। तो अब यह हो सकता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन चारों नेताओं में कोई बातचीत हो और तब जो ये 50 सीटों पर जो कांग्रेस का फॉर्मूला है, इसमें हो सकता है कि 1-2 सीटें और ऐड ऑन की जाए। लेकिन अगर इसी सीट पर या 50 से 52 के बीच में कोई समझौते का फॉर्मूला निकलता है तो फिर कांग्रेस अपने मन माफिक सीटें लेने पर ज्यादा जोर देगी। यानी वो ऐसी सीटें चुनने की कोशिश करेगी जिस पर ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल हो सके। और पिछली बार जो 19 विधायक को जिताकर लाई थी, वो संख्या 27-28 क्रॉस करके 30 के आसपास पहुंच सके। तो ये बड़ी खबर जो इस वक्त मैं लेकर आया हूं कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीटों का मामला फंस गया है। कोई भी राजनीतिक दल दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं और अब अंतिम फैसला करने के लिए लालू यादव, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आगे आना होगा। और इसमें भी सबसे ज्यादा जिनको आगे आना होगा, यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को 1 to 1 बैठकर बातचीत करनी होगी। तभी ये सीटों का बंटवारा, तभी ये सीटों का मामला सुलझ पाएगा। बाकी राजनीतिक दलों को तेजस्वी यादव अपनी तरफ से कन्विंस कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस को मनाने के लिए अब ऐसा लग रहा है कि बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से बात नहीं बनेगी। राहुल गांधी के करीबी नेता, जिनको उन्होंने बिहार प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा था, कृष्णा अल्लावरू, उनसे बात नहीं बनेगी। अब तो सीधे 1 to 1 बातचीत होगी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में, तभी जाकर सीटों का ये पेच सुलझ पाएगा। कब तक ये पेच सुलझेगा और कब तक बिहार विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान किया जाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह तक लगभग दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान कर देंगे। हालांकि इंतजार इस बात का रहेगा कि पहले आप के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों गठबंधन देर करते हुए नजर आए। आज की तारीख में दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझा है। एनडीए गठबंधन में अभी बुरी तरह से सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। विपक्षी गठबंधन में लगभग पेच सुलझ गया है, लेकिन अंतिम फैसला या अंतिम जो बातचीत है अब सीधे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में ही होनी है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जो रस्साकसी बची हुई है, उसको लेकर आपका क्या मानना है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हां, सबसे आखिर में सबसे महत्वपूर्ण अपील, युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।